बच्चों, आज के क्लास में हम लोग बीटा विलोपन अभिक्रिया को जो पढ़ा था उसके आधार पर उसके कुछ क्रम को अरेंज करेंगे और तत्पश्चात धातुओं के साथ अभिक्रिया को आज मुख्य रूप से देखना है, जिसमें आपका उर्ज रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, इस प्रकार के कुछ मुख्य अभिक्रियाओं को आप आज देखेंगे। तो अगर एल्किल समूह समान रहा तो हैलोजन अगर उसमें अटैच है, एल्किल हैलाइड में हैलोजन अगर उसमें अटैच है तो उसकी क्रियाशीलता का, उसके सक्रियता का निर्धारण हम लोग कैसे करते हैं? तो जिसका परमाणु संख्या ज़्यादा रहता है उसकी सक्रियता अधिक रहती है। इसका मतलब है कि एल्किल है सब जगह, तो जिसमें आयोडीन होगा उसकी सक्रियता सबसे अधिक होगी और क्रमशः घटते घटते जिसमें फ्लोरीन होगा उसकी सक्रियता सबसे कम हो जाएगी। तो एल्किल आयोडाइड का सबसे ज़्यादा हो जाएगा और एल्किल फ्लोराइड का सबसे कम हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए क्या हैलोजन सेम रहता है, हैलोजन ही एक प्रकार का रहता है, तो फिर क्या होगा ऑर्डर? तो टर्सरी वाले का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर होगा सेकेंडरी वाले का और फिर होगा प्राइमरी वाले का। तो ये ऑर्डर है बीटा विलोपन अभिक्रिया जो आपने पढ़ा था उसके संदर्भ में। तो क्या नियम आपको बताया गया कि यदि एल्किल ग्रुप समान रहे, माने एल्किल ग्रुप एक जैसा रहे, तो जो बीटा विलोपन अभिक्रिया, बीटा निराकरण अभिक्रिया आपने पढ़ा है उसमें उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? आयोडीन का सबसे ज़्यादा होगा और फ्लोरीन का सबसे कम होगा। और अगर मान लीजिए कि हैलाइड ही सेम रहता है और एल्किल ग्रुप अगर डिफरेंट रहता है तब क्या करेंगे? तो टर्सरी वाले का सबसे ज़्यादा होगा, प्राइमरी वाले का सबसे कम होगा और जो मिथाइल है उसका सबसे कम होगा। प्रीवियस क्लास में आप लोगों को सेडजेप नियम का चर्चा किया गया था। सेडजेप नियम के बारे में बताया गया था कि जिस एल्कीन में सबसे ज़्यादा एल्किल समूह जुड़ा हुआ रहता है वो ज़्यादा अस्थायी होता है। वही चीज़ को, उसी चीज़ को जेटसेप्स ने भी कहा है। जेटसेप्स रूल भी वही है जो सेडजेप रूल है। तो सेडजेप रूल क्या है? सेडजेप रूल है कि एल्कीन में, जिस एल्कीन में एल्किल समूह, जिस एल्कीन में एल्किल समूह जितना संख्या में रहेगा, जितना ज़्यादा रहेगा, वो उतना अधिक क्या होगा? अस्थाई, और वह उतना अधिक सक्रिय होगा। यह अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी है। तो ये एल्किल हैलाइड जो आपने बीटा विलोपन अभिक्रिया पढ़ा है इसमें सदैव सेडजेप के नियम का पालन होता है या जेटसेप के नियम का पालन होता है। इस नियम में है क्या? इस नियम में क्या चीज़ हम लोगों को देखना पड़ता है? तो देखना ये पड़ता है कि आप डबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जहाँ पर है तो आप ये देखिए कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जहाँ पर अटैच है उसमें एल्किल कहाँ पर ज़्यादा है? जिसमें एल्किल ज़्यादा होगा वो आपका ज़्यादा अस्थाई होगा और ज़्यादा एक्टिव होगा। तो उसी क्रम में एक आप ये जानिए कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे आपको पता है कल आपने निकाला है, इसमें हाइड्रोजन भी निकलता है और हेलोजन भी निकलता है। तो हेलोजन को आपने निकाला था अल्फा वाले से और हाइड्रोजन को निकाला था बीटा वाले से, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम पड़ गया था बीटा विलोपन अभिक्रिया, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से 2 मार्क्स में इम्पोर्टेंट भी है। और इसके अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर आप देखिएगा
तो भास्मिकता के क्रम के साथ बढ़ता है। ये इसका ऑर्डर है, जो ऑर्डर आपको याद रखना है। ये इसका ऑर्डर है, ये ऑर्डर के क्रम को दिमाग में रखना है। तो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन में आपको पता है कि इससे निकलता है हाइड्रोजन और हैलोजन, और एल्कीन का निर्माण होता है किसी क्षार की उपस्थिति में। तो ज्योमेट्रिकल समअवयवी जब इसका बनेगा, जब इसका ज्यामितिक समअवयवता भी हम लोग देखेंगे, जब इसका ज्यामितिक समअवयवता देखेंगे तो जो ट्रांस वाला होगा, ट्रांस वाला ज़्यादा पैमाने पर बनेगा, वह मेजर प्रोडक्ट होगा, वह बड़ा प्रतिफल होगा। जो ट्रांस वाला होगा और जो सिस वाला होगा वो क्या होगा, कम। तो अभी हम एग्जाम्पल लेकर के सिस और ट्रांस को देखते हैं, सिस और ट्रांस को देखते हैं, इसके ज्यामितिक समअवयवता को। तो एक कंपाउंड लेते हैं, उससे सिस फॉर्म भी करते हैं और उससे ट्रांसफॉर्म भी करते हैं, क्षार की उपस्थिति में बनेगा दोनों। तो ट्रांस वाला ज़्यादा आपका रिएक्टिव होगा। देखिए CH3 कंपाउंड आप फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर आपने किसी हेलोजन को जोड़ा, ये हो गया अल्फा, और मान लीजिए कि यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH3, ये हो गया आपका एल्किल हैलाइड। और इस एल्किल हैलाइड से बीटा विलोपन अभिक्रिया में अल्फा कार्बन से हैलोजन परमाणु और बीटा से हाइड्रोजन परमाणु का निर्गमन होता है, वहाँ से वो निकलता है और एल्कीन बनता है। और उस एल्कीन को अगर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के टर्म में देखें तो वो दो पार्ट में बढ़ जाएगा, ट्रांस और सिस। तो ट्रांस और सिस को के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो जो ट्रांस होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, इस चीज़ को देखना है। तो इस कंपाउंड में आप देखिए, ये रहा आपका CH3, इस CH3 को कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ आप देखिए ये है अल्फा कर्व, और यहाँ से क्या किया जा रहा है, यहाँ से हम इस ब्रोमीन को हटाएंगे। तो ब्रोमीन को जब हटाएंगे तो इस कार्बन के साथ क्या बच जाएगा, इस कार्बन के साथ बच जाएगा H, इस कार्बन के साथ बच जाएगा H। अब देखिए यहाँ से Br हटा, अब आइए इधर, और यहाँ ये कार्बन, इस कार्बन पर आइए, यहाँ से ये बीटा कार्बन हुआ, यहाँ से हम हाइड्रोजन को हटाएंगे। हाइड्रोजन को हटाएंगे तो भी एक हाइड्रोजन यहाँ पर बचेगा, और एक हाइड्रोजन बचेगा तो एक हाइड्रोजन को ऐसे अरेंज कर दिए। अब यहाँ का कार्बन का भी हो गया, अब यहाँ पर क्या बच गया, बच गया आपका CH3। तो आप देखिए इसके सम्मुख, अब यहाँ पर बॉन्ड पूरा करना है तो कैसे कीजिएगा, तो इस कार्बन का 2 बॉन्ड पूरा हुआ, इस कार्बन का 2 बॉन्ड पूरा हुआ, तो डबल बॉन्ड लगा देते हैं तो एल्कीन बन जाता है। और ये सब अभिक्रिया होता कब है, जब किसी क्षार, कौन सा क्षार, अल्कोहलिक, कौन सा क्षार, अल्कोहलिक क्षार की उपस्थिति में इसका अभिक्रिया करवाया जाता है। तो एल्किल हैलाइड से आपका क्या बनता है, एल्कीन। तो ये कौन सा फॉर्म हुआ, ये कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हुआ, तो ये हुआ ट्रांस। और यही आपको ये बताया जा रहा है कि ये जो ट्रांस आइसोमर्स है ये मेजर अमाउंट में प्राप्त होता है, ये ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होता है। अब सिस का अगर बात करें तो देखिए इसी स्ट्रक्चर में सिस फॉर्म को हम कैसे देखेंगे, सेम चीज़ रहने दीजिए, सेम चीज़, जैसे आपने हाइड्रोजन हटाया, जैसे आपने हैलोजन हटाया वैसे हटाइए, सिर्फ स्ट्रक्चर जो इसका है उसको चेंज कर दीजिए। देखिए यहाँ CH3 है, ये CH3 है, इसके सम्मुख में अब कर दिए H, यहाँ पर H है, इसके सम्मुख में कर दिए CH3। ये कौन सा फॉर्म हो गया, तो ये हो गया सिस फॉर्म, ये हो गया सिस आइसोमेरिज्म, और ये हो गया ट्रांस। और ट्रांस आइसोमर्स जो होता है वो मेजर अमाउंट में प्राप्त होता है, वो ज़्यादा परिमाण में प्राप्त होता है ट्रांस, और कम परिमाण में प्राप्त होता है सिस। तो ये सिस और ट्रांस में ट्रांस हो गया ज़्यादा परिमाण में। उसके बाद बीटा विलोपन अभिक्रिया में ही हम लोगों ने
ये देखा कि दो प्रकार का अभिक्रिया उसमें साथ साथ होता है। कौन कौन सी अभिक्रिया? एक हो जाता है उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वही कंडीशन सेम बीटा विलोपन अभिक्रिया में ही, और एक हो जाता है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एक हो जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एक हो जाता है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। तो उसको बाय एग्जांपल देखें। ये कोई कंपाउंड हम ले रहे हैं, ये कंपाउंड ले लिए एल्किल हैलाइड। अब इसमें दो चीज़ को देखना। क्या क्या चीज़? ये तो क्लियर है कि किसी अल्कोहलिक क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया होता है, यहाँ पर ये क्षार रहता है, ये अल्कोहलिक क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया होगा। ये तो क्लियर है कि अल्कोहलिक क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया होता है, अल्कोहलिक क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया होता है, ये तो क्लियर है। अब इसमें हमको दो चीज़ क्लियर करना है, एक एलिमिनेशन और एक सब्स्टिट्यूशन। तो एलिमिनेशन वाले में देखिए क्या करना है। यहाँ से आप गौर कीजिए, यहाँ से आप गौर कीजिए, यहाँ से अगर आप H हटाते हैं, यहाँ से अगर आप H हटाते हैं, और ये तो आपका OH है ही, ये तो आपका OH है ही, H और OH से आपका बन जाता है H2O, एल्कीन तो बनाना ही है H2O। Cl अगर हटेगा तो क्लोरीन आयन होगा। अब यहाँ से आप इस पर आइए, यहाँ से अगर आप H हटाते हैं तो यहाँ क्या बचता है? यहाँ बचता है CH2 या H2C। अब इस पर देखिए, इसके बॉन्ड को पूरा करना है, तो बॉन्ड को पूरा करना है तो यहाँ CH2, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड। ये अगर आप देखते हैं तो ये हो जाता है आपका एलिमिनेशन, ये हो गया आपका एलिमिनेशन। इसका मतलब है कि एल्किल हैलाइड का जो बीटा विलोपन अभिक्रिया होता है उसमें दो अभिक्रिया एक साथ होता है, एक का नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एक का नाम है एलिमिनेशन रिएक्शन, और दोनों में कंपटीशन रहता है, दोनों में प्रतियोगिता होता है। तो ये हो गया आपका कौन सा रिएक्शन? ये हो गया ये हो गया आपका एलिमिनेशन, ये हो गया आपका एलिमिनेशन। अब आप देखिएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें आराम से आप क्या कीजिए, इस OH को यहाँ दे दीजिए, Cl को आप हटा दीजिए, तो जो कंपाउंड आपका दिख रहा है यहाँ पर उसको आप आराम से लिखिए। जो कंपाउंड दिख रहा है वो आप आराम से इसको लिख लीजिए CH2। अब यहाँ से Cl हटेगा, इसके जगह पर OH आएगा, OH आ गया, Cl यहाँ से हटा, क्लोरीन आयन। ये हो गया आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जो ऊपर आप देख रहे हैं ये क्या है? एलिमिनेशन। ये क्या है? एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये दोनों एक साथ होता है और दोनों के बीच कंपटीशन होता है। तो अभी हमने देखा कि ये एल्किल हैलाइड था, और एल्किल हैलाइड का जब किसी क्षार से अभिक्रिया करवाया गया तो वहाँ पर दो प्रकार का रिएक्शन आपका बना, आपने देखा। एक में आपने Cl को हटा के OH दिया, एक रिएक्शन में आपने Cl को हटा के OH दिया, और दूसरे रिएक्शन में आपने क्या किया? एल्किन फॉर्म किया। तो वहाँ पर कौन कौन सा रिएक्शन हुआ? एक हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपने क्या देखा कि Cl को हटा करके आपने क्या दिया? OH। और एलिमिनेशन रिएक्शन आपने देखा, तो एलिमिनेशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दोनों साथ हुआ। यहाँ पर आप अब कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शन को देखिएगा। इसमें आपका आएगा ऊर्ज रिएक्शन। इस ऊर्ज रिएक्शन में क्या होगा? तो एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से करेगा अभिक्रिया,
तो आपको उच्चतर एल्केन बनेगा। और उच्चतर एल्केन इन द सेंस कि जितना आप एल्किल हैलाइड में कार्बन लीजिएगा उसका डबल वाला एल्केन बनेगा। इसी टाइप से आप फिटिक रिएक्शन को देखिएगा तो ये भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से ही होगा। फिर दोनों को कंबाइन कर देंगे ऊर्ज और फिटिक को, तो आप कंपाउंड को देखिएगा अभी भिन्न भिन्न धातु के साथ रिएक्शन होगा। तो हम लोग धातु के साथ अभी अभिक्रिया देखेंगे, रिएक्शन विथ मेटल्स। और इस रिएक्शन विथ मेटल्स में हम लोग ऊर्ज रिएक्शन में क्या देखेंगे? ऊर्ज रिएक्शन में देखेंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड सोडियम धातु से अभिक्रिया करेगा और बनाएगा आपका उच्चतर एल्केन, और इस अभिक्रिया को बोलेंगे ऊर्ज अभिक्रिया। तो देखिए शुष्क ईथर में घुला हुआ या शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये हो गया ड्राई ईथर, ये हो गया शुष्क ईथर। शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये जो सोडियम धातु है वो किससे अभिक्रिया करता है? एल्किल हैलाइड, ये हो गया एल्किल हैलाइड। और जितने नाम वाले रिएक्शन है उनको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। और आप यहाँ पर ये भी देखिएगा कि एक कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड कैसे फॉर्म होगा। तो एल्किल हैलाइड से अभी बनेगा एल्केन, एल्केन बनेगा उच्चतर एल्केन। देखिए डबल कर लिए, एक एल्किल है डबल एल्किल कर लिए, उच्चतर एल्केन बना। और यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा? सोडियम हैलाइड। तो ऊर्ज रिएक्शन में क्या होता है? क्या होता है? जब का भी प्रश्न है, कन्वर्सन का भी प्रश्न है, नाम वाला भी है, इसलिए ये रिएक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो इस रिएक्शन में आपने क्या देखा कि ये जो एल्किल हैलाइड था सोडियम धातु से अभिक्रिया करता है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो आपको क्या बनता है? उच्चतर एल्केन। ये ऊर्ज रिएक्शन का खासियत है, इस अभिक्रिया के द्वारा उच्चतर एल्केन आपको प्राप्त होता है। फिर फिटिक रिएक्शन में आप क्या देखिएगा कि दो गो हेलो बेंजीन लीजिएगा और दोनों शुष्क ईथर में सोडियम द्वारा अभिक्रिया करके डाइफेनिल बनाएगा। तो अभी आप देखिएगा फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन में क्या देखिएगा? हेलो बेंजीन का कितना अणु लेंगे? 2। किस धातु से अभिक्रिया करवाएंगे? सोडियम से। और क्या बनेगा? डाइफेनिल। क्या बनेगा? डाइफेनिल। तो आप इस रिएक्शन को देखें, बेंजीन का 2 अणु लीजिए, ये रहा आपका बेंजीन। प्रीवियस क्लास में आपने बेंजीन के संरचना को पढ़ा है, ये रहा आपका बेंजीन, इसका 2 अणु लीजिए। ये किससे अभिक्रिया करेगा? तो सोडियम धातु से। किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा? तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा। ड्राई ईथर में बनाएगा क्या? डाइफेनिल। फेनिल, ये बेंजीन रिंग जो आप बनाते हैं, बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग में एक बॉन्ड आप ऐसे क्लियर कर दीजिए तो ये क्या बन जाएगा? फेनिल। ये हो गया फेनिल। और डाइफेनिल बनाना है, पहले आप एक बेंजीन रिंग और बना लीजिए, एक बेंजीन रिंग और आप बना लीजिए और इन दोनों को कनेक्ट कर दीजिए। ये हो गया डाइफेनिल, ये डाइफेनिल बनाता है। और यहाँ आपका क्या बन जाएगा? सोडियम हैलाइड। तो ये आपका हेलो बेंजीन था और हेलो बेंजीन का 2 अणु, हेलो बेंजीन का 2 अणु सोडियम धातु से अभिक्रिया करता है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो आपका क्या बनाई? डाइफेनिल। इसका नाम दिमाग में रखना है, इसका नाम क्या हो गया? डाइफेनिल। और ये जो डाइफेनिल बनता है इस अभिक्रिया का नाम क्या है? फिटिक। चूँकि जो केमिस्ट जिस रिएक्शन को देता है उनके नाम के सम्मान में उस रिएक्शन का नाम दिया जाता है। तो इस रिएक्शन को फिटिक ने दिया था, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? फिटिक रिएक्शन। और पहले वाले रिएक्शन को ऊर्ज ने दिया था, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? ऊर्ज रिएक्शन। अब आप दोनों को कंबाइन कीजिएगा, ऊर्ज को और फिटिक को, तो कौन सा रिएक्शन बनेगा? ऊर्ज फिटिक रिएक्शन। और ऊर्ज फिटिक रिएक्शन में क्या होगा? शुष्क ईथर की उपस्थिति, इसको तो आप तीर चिन्ह के ऊपर लगा दीजिए, जिसकी उपस्थिति है उसको आप तीर चिन्ह के ऊपर लगा दीजिए। शुष्क ईथर की उपस्थिति में कौन सा धातु? सोडियम धातु। तो सोडियम धातु आप लिख दीजिए, लिख दिए सोडियम धातु। कौन कौन अभिक्रिया करेगा? एल्किल हैलाइड।
कौन कौन अभिक्रिया करेगा? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का फॉर्मूला आपको पता है। एल्किल हैलाइड का फॉर्मूला क्या होता है? RX। यही हो गया हेलो एल्केन। और कौन करेगा? एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड बेंजीन रिंग में आप क्या जोड़ दीजिए? हैलोजन। बेंजीन रिंग में आप क्या जोड़ दीजिए? हैलोजन। तो ये हो गया आपका एरिल हैलाइड, ये हो गया एल्किल हैलाइड। शुष्क ईथर की उपस्थिति में किससे अभिक्रिया करेगा? सोडियम धातु से। और बनाएगा क्या? एल्किल बेंजीन। एल्किल बेंजीन इन द सेंस बेंजीन रिंग में आप एल्किल जोड़िए, ये बेंजीन रिंग हुआ और इसमें आप क्या जोड़िए? एल्किल। ये है आपका एल्किल बेंजीन। और ये एल्किल बेंजीन का निर्माण होता है, यही हो गया एल्किल बेंजीन। और इधर जो चीज़ आपका बच जाएगा, तो बच क्या जाएगा? सोडियम और हैलोजन। तो क्या बना लेगा? सोडियम हैलाइड। तो इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? ऊर्ज फिटिक अभिक्रिया। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कौन कौन? एक एलिफेटिक, एक एरोमेटिक। एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक, मतलब एक एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड। दोनों को जब गर्म किया जाता है, गर्म के लिए क्या सिंबल दीजिएगा? डेल्टा। जब इसको गर्म किया जाता है तो एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्ज फिटिक अभिक्रिया। और ये आप याद रखें कि विक्टर ग्रिग्नार्ड ने 1900 में हेलो एल्केन को ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया करवा के एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनाया था। और इस एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहा जाता है। और इस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को बनाने के चलते इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था 1912 ईस्वी में। किनको? विक्टर ग्रिग्नार्ड। तो विक्टर ग्रिग्नार्ड ने 1900 में क्या किया था? रिएक्शन करवाया था मैग्नीशियम धातु के साथ। किसका? हेलो एल्केन का या एल्किल हैलाइड का। किसकी उपस्थिति में? ईथर की उपस्थिति में। किस धातु से? मैग्नीशियम धातु से। और क्या बनाया था? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। थोड़ा सा देखते हैं इसको, रिएक्शन को। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। लीजिए, ये हो गया आपका एल्किल हैलाइड। ये हो गया एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। किस धातु से? मैग्नीशियम धातु से। किसकी उपस्थिति में? तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में। कब करवाया था? 1900 में। कौन सा प्राइज मिला? तो नोबेल प्राइज मिला था एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनाने के लिए इनको 1912 में। ये हो गया एल्किल, ये हो गया मैग्नीशियम, ये हो गया हैलाइड। तो क्या बनाया? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। इसी का नाम है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। इसी को बोला जाता है ग्रिग्नार्ड रीएजेंट या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। और इनके लिए ही इनको नोबेल प्राइज दिया गया था, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अब ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के कई खासियत हैं। ये आपका प्रोटॉन देने में सक्षम होता है। ये जल के साथ या अल्कोहल के साथ आपको अभिक्रिया करके एल्केन सब भी देगा, जिसको आप आगे के रिएक्शन में देखिएगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आप और क्या देखते हैं इसमें? और आप क्या देखिएगा? देखिए, यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो कैसा बॉन्ड फॉर्म होता है? देखिए, इसके बॉन्ड पे जाइए। ये एल्किल नेगेटिव, ये मैग्नीशियम पॉजिटिव, ये हैलोजन नेगेटिव। इसका मतलब कि यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा, एल्किल में तो कार्बन रहता है, एल्किल में तो कार्बन रहता है। यहाँ पर कार्बन और मैग्नीशियम के बीच जो बॉन्ड बनेगा, कार्बन और मैग्नीशियम के बीच जो बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर कार्बन और मैग्नीशियम, ऐसे ही आप बॉन्ड ले लीजिए ऐसे। तो ये बॉन्ड क्या होगा? देखिए, ये बॉन्ड होगा कोवैलेंट। कोवैलेंट इन द सेंस सहसंयोजी, लेकिन ज़्यादा पोलर होता है, ज़्यादा ध्रुवीय होता है। लेकिन आप अगर मैग्नीशियम और इसका गप कीजिएगा, ये मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होता है, आप बॉन्ड पूरा करके कंप्लीट कर सकते हैं इसको। तो देखिए, कार्बन और मैग्नीशियम के बीच जो बॉन्ड बनेगा ये क्या होगा? कोवैलेंट। कोवैलेंट इन द सेंस सहसंयोजी। और ये ज़्यादा पोलर होता है, ये ज़्यादा ध्रुवीय होता है। लेकिन
मैग्नीशियम आपको पता है मेटल है, और ये हैलोजन ये आपका हो गया नॉन मेटल ग्रुप 7 का 17 का एलिमेंट। ये दोनों के बीच जो बॉन्ड बनेगा यह क्या होगा, आयनिक। और इसके इसी खासियत की वजह से इससे आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की मदद से कई एक रिएक्शन आपको दिया जाएगा। उस रिएक्शन को हम लोग देखेंगे कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।